अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी मुनफरद शख्सियत से जो देही पस मंज़र भी रखती हैं और जदीद तालीम याफ्ता होने के नाते वो मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की नुमाइंदगी भी करते हैं। पंजाब प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, 22 दरसी कुतुब के मुसन्नफ़ हैं, मोहम्मद कासम बुट्टर। आइए आपको मिलूँ। कासम बुट्टर साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुट्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं डोगर साहब, ठीक ठाक हैं? से ठीक है? अल्लाह का सफ़र बड़ा ठीक करम। गुजरा आपका आने बिल्कुल का? ठीक, अल्लाह का बड़ा करम। आप प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन जो पंजाब की सतह की बॉडी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। आप एक स्कूल और कॉलेज भी रन कर रहे हैं। एक आपकी कंसल्टेंसी फर्म भी है जो बच्चों को बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को दाखिले दिलवाने के लिए मावनत फराहम करती है। बहुत भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं आप। काफ़ी सर्विसेज हैं आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी के लिए। ये फरमाइए कि आपको ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके जहन में कब ख़्याल आया कि आप यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे कि ये तालीम व तरबियत ये आपका असल शोबा है, ये कब आपके जहन में आया? डोगर साहब, ये जैसे ही मतलब थोड़ा सा होश संभाला तो मेरे वालिद साहब जो थे ये ज़िम्मेदार हैं, तो ज़िम्मेदार घराने से मेरा तल्लक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो हमें इस काबिल बनाया और बड़ी उन्होंने मेहनत की है हमारे ऊपर। तो पहले तो सबसे पहले मैं अपने वालिदैन का, जिसमें वालदा की दुआएं भी शामिल थीं और वालिद साहब का भी, तो सबसे पहले तो क्रेडिट जो है हमारे वालिदैन को जाता है। फिर जो है वो शौक़ एजुकेशन से था, तालीम से शुरू से ही था। तो उसी वक्त फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो ट्यूशन से काम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर रुझान जो था वो कॉलेज की तरफ चला गया कि कॉलेज इस इलाके में होना चाहिए। फिर उस तरफ चले गए, फिर वो कॉलेज का आगाज़ किया, फिर उसके साथ साथ फिर स्कूल का आगाज़ किया। फिर कॉलेज में महसूस किया कि मेडिकल साइंसेस भी होनी चाहिए, फिर उसकी तरफ चले गए। और इसके अलावा मतलब एग्री टूरिज़म से भी मेरा बड़ी मोहब्बत है और बड़ा मतलब लगाव है। एग्रीकल्चर से चूँकि हम बेसिकली बिलोंग ही ज़राअत से करते हैं, वालिद ज़िम्मेदार हैं, तो इसलिए मट्टी के साथ मोहब्बत जो है ना वो तो लाजमी तौर पे है। आपने ख़ुद तालीम कहाँ तक हासिल की? मैं डबल मास्टर्स हूँ, मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमएससी इकनॉमिक्स की है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। बेसिक तालीम जो है वो मेरी इसी गांव से है, 209 चक से। और उसके बाद मैं उस पर डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, फिर कॉमर्स कॉलेज अब्दुल्लापुर, फिर जीसी यूनिवर्सिटी। डबल ग्रेजुएशन है मेरी, बीकॉम भी किया हुआ है मैंने, बीएससी भी की है। और मैंने 22 बुक्स भी लिखी हुई हैं सिलेबस के ऊपर जो हैं। 22 किताबें लिखी हुई हैं मेरी सिलेबस पे अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये किस सतह का सिलेबस है? ये ग्रेजुएशन लेवल का, बीकॉम आईकॉम के लेवल के ऊपर जो थी ये 22 बुक्स जो हैं ये पढ़ाई जाती रही हैं पूरे पंजाब में। आप बचपन से आपका मजाज जो है यूं ही संजीदा है या शरारतें भी करते रहे? नहीं, मैं इतना कोई शरारती नहीं था और ना ही मतलब संजीदा मजाज शुरू से ही शर्मीला या मैं पब्लिक में जाना जो है वो कम पसंद करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ग्रो हुए हैं तो वालिदैन की सपोर्ट ने जो है वो इस काबिल बनाया कि पब्लिक में जाके भी आपने जो है वो बात करनी है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ाना शुरू किया है तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर चला गया। फिर उसके बाद जब कॉलेज, फिर स्पीचेस और उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं फिर वो लेवल जो था वो अप होता गया। शादी कब हुई और कहाँ? शादी मेरी जो है वो मेरी कज़न के साथ हुई है, मेरी तायाज़ाद भी है, मेरी खालाज़ाद भी है। 2013 में फ़ेब में जो है हमारी शादी हुई थी। माशाल्लाह 3 बेटे हैं मेरे। नाश्ते की मेज़ है, कासम बुट्टर साहब का घर है, उनके वालिद मोहतरम, उनके एक साहबजादे, एक भांजा और एक भांजी हमारे साथ बैठे हैं नाश्ते की मेज़ पे। 2 बेटे उनके और हैं, वो कहीं बड़ी शरारतें कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहे हैं इधर उधर कहीं घूम फिर रहे हैं। तो बातें करते हैं बुट्टर साहब से कि कैसे दिन का आगाज़ होता है, कब होता है, क्या खाते पीते हैं और ये जो जाट होने के बावजूद ये इतने स्मार्ट कैसे हैं।
हालांकि काफ़ी खाते पीते लगते हैं। कहिएगा जी, क्या मतलब खुराक कम खाते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, स्मार्ट कैसे रह लेते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये चूँकि आपने जैसे बताया कि खाने के हवाले से मैं इतना ज़्यादा वैसे नहीं खाता, कम खाता हूँ, और मसरूफियत कुछ ज़्यादा ऐसी है कि जिसमें रूटीन कंटिन्यूसली ऐसी होती है जिसमें वो खुद ब खुद खुराक जो है वो एडजस्ट हो जाती है, और कुछ एग्री टूरिज़म के साथ काम करते हुए और बाकी चीज़ें करते हुए मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो नेचुरली तौर पे जिस्म जो है ना वो मतलब कुछ फिट है। अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी होना शुरू हुआ है, तो इसके लिए एक्सरसाइज और वॉक तो डेफिनेटली ज़रूरी है। आज आपके वालिद मोहतरम से हम जानेंगे कुछ आपके बारे में। ज़रा दसो ना जी तुसी कि भुट्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ कैसे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, शरारती सन, ज़रा हंसमुख सन या संजीदा सन? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं हुण अजकल किहड़ी इन्हां दी कोई ऐसी खूबी जिहड़ी तुहानूं बड़ी अच्छी लगदी होवे? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਭ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे। अयान भुट्टर साहबजादा है कासिम भुट्टर साहब का, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक। अभी आने से पहले हमारे साथ बातें कर रहा, तो इतना कुछ जानता है ये स्पोर्ट्स के बारे में कि हमें बड़ा रश आने लगा। अयान ये बताएं कि आप मेरा ख्याल स्पोर्ट्स में क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, है ना? आपको तो मेरा खिलाड़ियों के नाम भी आते होंगे, टीमों के नाम भी आते हैं, तो ख़ुद भी खेलना शुरू करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो ये शौक़ कब से है आपको क्रिकेट का? 3 साल, 3 साल पहले से। पापा के बारे में कोई जुमला कहेंगे? बाबा बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं? बहुत ज़्यादा। किस वजह से, कैसे अच्छे हैं? मतलब क्या आपको कुछ चीज़ें ला के देते हैं, क्या करते हैं? बाबा हमें चीज़ें ला के देते हैं। और डांटते भी हैं? नहीं डांटते। बेटे क्या नाम है आपका? जिमा। मामू के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा है? अच्छा। कैसे, इनकी वजह से या आपकी वजह से? तो क्या करते हैं, आपको तोहफा देते हैं कुछ, या ऐसे कुछ चीज़ ला के देते हैं, या बस ऐसे ही मामू हैं, कुछ नहीं ला के देते ना? हाँ, भुट्टर साहब फड़े गए। कोई गिफ्ट नहीं आपको देते ना, बस आज के बाद मामू फिर आपको ख्याल रखेंगे आपका और रखेंगे। रेयान भांजे हैं भुट्टर साहब के, उनसे भी कुछ बात करते हैं। रेयान साहब कुछ कहिए। अंकल कैसे हैं? मेरे मामू एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वेरी गुड। मैंने अक्सर देखा है कि मेरे जो मामू हैं वो अपने वालिदैन तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अरे वाह, वो ये बात आपको उनकी बहुत अच्छी लगती है ना? जी, वेरी गुड, शाबाश। मैं भी अपने मामू की तरह इंसान बनना चाहता हूँ। अपने जिस तरह मेरे मामू अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं उसी तरह मैं बनना चाहता हूँ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। भुट्टर साहब कमाल है जी, बच्चे के जज्बात बड़े अच्छे, बड़े पसंद आए। अच्छा, खाने में वैसे आपको पसंद क्या है? मुझे वैसे तो मुझे आलू पसंद हैं, किसी भी शक्ल में हो। हाँ, लेकिन आलू हर सब्जी हाँ सब्जी में चल जाता है, ठीक है। आलू वैसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि वो हर एक के साथ हर चल एक के जाता साथ चल जाता है। देखें, है। आलू कुछ भी ना मिले, अच्छा आलू खाते खाने सारे ही को। हैं, सब ठीक है। खाते हैं। फ्राइज़ खा रहे हैं या हाँ, लेस खा रहे हैं, कुछ भी। लेकिन आलू बेचारे का मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, आज कहते मुझे कासिम भुट्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत को भी कोई जगह हासिल है? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी जो है वैसे ही कंप्लीट नहीं है। और मोहब्बत का असल में लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला ने जो है वो निकाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा जी कि इन्नल्लाहा मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो है ना वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो मोमिनो आप भी भेजो। फिर अल्लाह ताला ने माँ की शक्ल में जो है वो एक ऐसी नेमत दे दी कि अल्लाह ताला ने अपनी एग्जाम्पल जो है वो माँ के साथ बयान कर दी कि मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दुनिया में किसी चीज़ के साथ अल्लाह ताला ने ये एग्जाम्पल नहीं दी।
اور جو محبت والدین کے ساتھ ہے میرے خیال میں وہیں آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، وہیں آپ کا سب سے بڑا ورثہ ہے. اور ماں باپ کی خدمت کے بغیر، ماں باپ کی محبت کے بغیر، بہن بھائیوں کی محبت کے بغیر زندگی جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں. ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان کے ساتھ میٹنگ کے لیے ان کے آفس پہنچے. یہاں ایک ایسوسیشن کی میٹنگ ہے، پرائیویٹ کالجز ایسوسیشن کی. مختلف ایشوز ہیں. آئیے آج پروگرام کر رہے ہیں. ان کا تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، لازم رہتا ہے. کیا کہیں گے؟ ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ انداز جارحانہ ہوتا ہے، لاجیکل ہوتا ہے؟ کس طرح سے چلتے ہیں اور کس حد تک تنظیم کی نمائندگی آپ کی نظر سے ٹھیک طور سے ہو رہی ہے؟ اور عام طور پر کس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ سے ڈسکس کیے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرائیویٹ کالجز کے دوست بھی خوش قسمت ہیں اور ہم بھی خوش قسمت ہیں، کیونکہ میں نے اس سیٹ پہ بیٹھ کے بہت ساری ایسوسیشنیں دیکھی ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا ہے، لیکن قاسم بھٹر صاحب جو ہے بہت انتہائی دھیمے مزاج اور تعاون کرنے والے انداز سے بات کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہمارے اینڈ سے نہ ہو پا رہی ہو تو پھر جو ہے یہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے بتائیں اگر یہ کام نہیں ہو رہا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہائر آفس میں جا کے وہاں بات کر کے اس کام کو جو ہے مکمل کروا سکوں. تو ان کا سٹائل ہر لحاظ سے، ان کی ڈیلنگ بہترین ہے. ایسے ہی جو ایک قائدانہ کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ہے انداز اسی طرح کا ہے. ہم جب بھی پھنستے ہیں یا کوئی معاملہ ایسا درپیش آ جائے تو میرا پہلا فون قاسم بھٹر صاحب کو ہوتا ہے. ان کی گائیڈ لائنز اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ میٹر ان سے ریلیونٹ نہ بھی ہو، ہی آلویز سپورٹڈ می. نہایت ہی شفیق اور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے لیے. اور اگر ہم بینگ این ایجوکیشنسٹ بات کریں تو ہم نے ہمیشہ انہیں سپورٹیو پایا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. قاسم بھٹر صاحب کے ساتھ بڑا پرانا ہمارا ریلیشن ہے. جب سے شبلی کالج اور قاسم بھٹر صاحب کا انٹری کالج بنے ہیں، ہم اس ٹائم سے ان کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. اور قاسم بھٹر صاحب نے ہمیشہ ہی ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کی ہے. جب بھی ان سے کوئی بھی ہم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے تو قاسم بھٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. میں سر قاسم کے بارے میں بڑا مختصر سے ایک بات یہ کہوں گا، دیر آر سو مینی پرابلمس، اور اس کا جو سلوشن ہے وہ قاسم صاحب کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، نہ سنگل کال. اور میں نے بھی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ قاسم صاحب کی زیر سرپرستی کیا ہے، اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں آج یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں شاید ایسوسیشن کی کوئی شکل نظر ہی نہیں آتی تھی. تو قاسم صاحب کی ایک کاوش ہے کہ آج ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے مسائل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سر سے، ڈائریکٹر صاحب سے اور قاسم صاحب سے شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ فریکوینٹلی جو ہے وہ سالو ہوتے ہیں. پرائیویٹ کالجز الائنس کی جو آواز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف قاسم بھٹر صاحب کی وجہ سے یہ جو الائنس ہے وہ الائیو ہے، زندہ ہے. میں چھوٹی سی بات کہوں گا جو کہ ہمارے بھائی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھے گی انشاءاللہ. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے بڑے بھائیوں کی طرح کے بھی ہوں گے، لیکن ون تھنگ ٹو سے، یہ ہمیشہ سے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی چھوٹا نہیں بن کر دکھایا، انہوں نے بڑا بھائی بن کر دکھایا. میں سر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور میں صرف اتنا سر کے لیے کہوں گا کہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے فیصل آباد کے اندر سر ایک محسن کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہمیں جس طرح سب ساتھیوں نے کہا کہ جتنے بھی آج تک پرابلم ایجوکیشن سیکٹر میں ہوئے ہیں وہ ود ان اے سیکنڈ سالو. عام طور پر غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہوں میں، لیکن غصہ نہیں آتا اتنا زیادہ. عمومی طور پہ جب ڈسپلن چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو رہی ہوں تب جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ڈسپلنڈ کر لوں. اور ویسے جب کوئی پیرنٹس آ کے ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ غصہ آتا ہے کہ والدین کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے نا، وہ اس وقت ینگ جنریشن کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ فوکس کرنے کی کہ پیرنٹس کا ایک مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد کی
ناراضگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری ناراضگی ہے. تو ایسا اگر کوئی بندہ مل جائے جو اپنے والدین کی عزت نہ کر رہا ہو, ٹیچرز کی رسپیکٹ نہ کر رہا ہو, تو اس پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کافی فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں. آپ کی کالجز کے, اسکولز کے ایسے کیا ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسوسیشنیں بنانا پڑتی ہیں؟ کیا کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں آپ کے کاموں میں, کوئی پرابلم آتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں مسائل آتے ہیں, اور ہماری الحمدللہ ایک ہی ایسوسیشن ہے کالجز کی, زیادہ ایسوسیشنز نہیں ہیں. وہ یہی ہماری ایک کالجز کی ایسوسیشن ہے جس کا میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کر رہا ہوں. تو یہ ہماری ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم سارے کالجز والے کسی بھی میٹنگ میں مل بیٹھیں اور اپنے مشکلات جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں. باقی ہمیں مسائل عمومی طور پہ وزٹس کے حوالے سے آ جاتے ہیں, بعض اوقات افیلیشن میٹرز ہوتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں ہائر اتھارٹیز کی طرف سے کچھ مسائل آتے ہیں. تو پھر ان مسائل کے سلوشن کے لیے ہم ایک دو مل بیٹھ کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کا سلوشن نکالتے ہیں تاکہ وہ مسئلے جو ہیں نا اصل میں وہ حل کیے جا سکیں. قائد اعظم اسکول کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں شرکت کے لیے پہنچے. سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو جتنی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں بچوں کے لیے پورا دن انہوں نے وقف کیا ہے, اور اسکول اپنی محنت کرتا ہے اور پیرنٹس اپنی محنت کرتے ہیں, تو پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. سیاحت کے لیے کبھی پاکستان کو گھومنے کا موقع ملا, دیکھنے کا؟ جی میرا شوق ہے سیاحت جو ہے. الحمدللہ میں سارے علاقہ جات جو ہے میں گیا ہوں, وادی شانگلہ بھی گیا ہوں, کشمیر, نران, سوات, کلام. اس کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری میں نے دبئی بھی 2 دفعہ وزٹ کیا ہے. تو پاکستان کی جتنی خوبصورتی ہے, جتنا حسین پاکستان ہے, اگر اس کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جائے تو ہمارا ٹورزم جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ مل سکتا ہے. بٹر صاحبہ پرنسپل ہیں اسکول کی. میڈم بتائیے گا ایک تو ہمیں اسکول کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ اس علاقے کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ قاسم بٹر صاحب کا کیا رول ہوتا ہے. اورینٹل اسکول سسٹم کا جو انعقاد ہے وہ 2014 میں کیا گیا تھا, اور جو کہ قاسم بٹر صاحب نے خود کیا تھا, اور ماشاءاللہ اتنے سالوں میں اس اسکول نے اتنی زیادہ جو ہے وہ پروگریس اچیو کی ہے کہ اس ادارے کا جو ہے وہ اس ایریا میں, جو کہ ایک لوکل ایریا ہے, یہاں پر اس ادارے کا انتخاب کیا گیا ایک لوکل ایریا میں, اور اس کا اتنا زیادہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس ادارے میں جو ہے وہ بچوں کو کمپلیٹلی مکمل طور پر انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ ان کا ایک بہت اہم مقام ہے, اور چونکہ یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایز اے امپلائی جو ہے وہ میں ان کے ساتھ کام کری ہوں, اور مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے جتنا زیادہ ایکسپیرینس گین کیا ہے میں نے کہیں پہ بھی نہیں کیا. میڈم آپ بٹر صاحب کی ہمشیرہ ہیں جی. آپ ایک اور حیثیت سے بھی ہمیں یہ بتائیے, اسی حیثیت سے کہ وہ بھائی کے روپ میں ان کا رول کیسا ہے فیملی کے لیے, آپ کے لیے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بہت میرے لیے مشکل سوال کیا ہے. میرے لیے یہ ایکسپلین کرنا ورڈز میں بہت مشکل ہے, اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے بہن بھائیوں میں بہت چھوٹی تھی, اور میرے بھائی نے میرے والد, ماں, بھائی سب کا رول پلے کیا. اللہ پاک کا شکر ہے ماں باپ بھی تھے, لیکن میرے بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا, اس قابل بنایا, اور ہمیشہ مجھے جو ہے آؤٹ آف سٹی جب میں پڑھنے کے لیے گئی ہاسٹل میں میرے پیچھے بھی آتے رہے ہیں, اور ہمیشہ میری ایک آواز پہ جو ہے وہ میرے بھائی نے ہمیشہ ہر جگہ پہ میرا ساتھ دیا. اسکول کی کوآرڈینیٹر بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم کہیے گا آپ کی نظر میں اس اسکول کی خصوصیات کیا ہیں, بہت اختصار کے ساتھ, اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں؟ ہم جو ہے ایکٹیویٹی بیس لرننگ دیتے ہیں. ہماری ویکلی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس میں بچوں کو ایکٹیویٹیز سے ہم چیزیں سکھاتے ہیں. رٹا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے, ہم لرننگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیس پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز کے لیے بھی بہت جو ہے فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری پک اینڈ ڈراپ کی جو ہے وہ سروسز یہاں پر اویلیبل ہیں, ٹیچرز کے لیے بھی اسٹوڈنٹس. اورینٹل کالج جڑوالا روڈ. بے شمار لوگوں نے کالج بنائے, تعلیم پاکستان میں بہت مہنگی ہو گئی, اور پبلک سیکٹر نے تو شاید ہاتھ ہی اٹھا لیا کہ ہم نے لوگوں کو, بچوں کو اس طرح سے پڑھانا ہی نہیں. بہت کم کالجز بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو
तालीम का प्राइवेटाइज होना और महंगी से महंगी होते जाना, हम कह सकते हैं कि इसमें आपने भी बस एक बिज़नेस के तौर पे इसको लिया, या आपके जहन में कुछ इसका कोई और भी पर्पज़ था कि कोई सर्विस का भी जहन में था? देखें डॉक्टर साहब, जो अभी तालीम जैसे पब्लिक सेक्टर की आपने बात की है और जैसे हमारे मतलब प्राइवेट अदारे हैं, तो दोनों अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा माशरा है ना, इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। जैसा कि कुछ लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की उससे कम होती है, लेकिन हर बंदा यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। मैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, एक अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ। वो पब्लिक स्कूल भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो पब्लिक कॉलेज भी हो सकता है, वो प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। तो 2006 में मैंने जब एमकॉम का स्टूडेंट था तो उस वक्त इस इलाके में अदारा नहीं था, क्योंकि मेरा होम टाउन यहीं है। तो यहीं पे हमने सोचा, उस वक्त एकेडमी वगैरह छोटी मोटी चलाते थे, तो एक जहन में आया कि इस इलाके में जो है वो अदारा होना चाहिए। 20-22 साल की एज थी जब मैंने स्टार्ट लिया कॉलेज के लिए। तो जब कॉलेज का स्टार्ट लिया तो बिल्कुल जहन में नहीं था कि इसको एज अ बिज़नेस करना है, इसको एज अ प्रोफेशन करना है, इसका एम क्या होना चाहिए। सिर्फ एक ही मकसद था कि पढ़ाना है बच्चों को। तो जब हमने इस इलाके में अदारा शुरू किया तो शुरू में लोग बच्चियों को तालीम नहीं देते थे। फिर हमने बच्चियों का कॉलेज जब बनाया तो फिर हमने बच्चियों को कॉलेज के हवाले से हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस के साथ इसको स्टार्ट लिया था, जो कि अब भी हमारी एनुअल फ़ीस जो है वो तकरीबन 20 से 22 हज़ार जो है वो साल की फ़ीस है, जिसमें एफएससी मेडिकल, एफएससी नॉन मेडिकल के कोर्सेज़ या आई कॉम की इससे कम आ जाती है, एफए की भी इतनी फ़ीस आ जाती है। तो स्पोर्ट्स साइंसिस की हमारे बहुत सारी, ये तो आपकी तकरीबन 2000 भी नहीं बनती महाना? जी, महाना 2000 भी नहीं बनती। अभी हम बच्चों के स्टैंड अप एग्ज़ाम्स ले रहे हैं इंटर के बच्चों के, तो बच्चियों का पेपर हो रहा है जिसमें इंटरनल हमारा एक असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट की बेस के ऊपर बच्चों के इंटर के दाखिले जाते हैं। तो उस असेसमेंट के हवाले से आज बच्चों का कुदरती पेपर भी चल रहा है। हम वो पेपर देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनका तरीक़ाकार अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न है, या किसी जगह पे बच्चों को रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम बताएंगे कि इस जगह पे उसको रहनुमाई की बच्चों को ज़रूरत है। ये तकरीबन हर सब्जेक्ट का होता है पेपर जो टेस्ट लेते हैं आप? जी जी बिल्कुल, इसमें बाकायदा डेट शीट जारी की जाती है, यहाँ पे ज़रूरत हो उसमें छुट्टी भी दी जाती है बच्चों को। इसमें एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफएआईटी, इन सब के जो हैं एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और जो टफ़ सब्जेक्ट्स जैसे कि एफएससी मेडिकल में हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसी तरीके से नॉन मेडिकल में हम मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें उनको सीरियस लेते हैं, आईसीएस में कंप्यूटर साइंस को लेते हैं, और उस हवाले से हम छुट्टी भी देते हैं बच्चों को ताकि वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। हमारी लाइब्रेरी है जो जिसमें पे बच्चों को जो है वो बैठने की तकरीबन 30 की कैपेसिटी है यहाँ पे बैठने की, और बुक्स अवेलेबल हैं, हर तरह की सिलेबस की बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ जनरल बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें पोइट्री की हैं, डिक्शनरीज़ हैं। इसके अलावा जो है वो इस्लामी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो बच्चे यहाँ से लेके स्टडी कर सकते हैं। और ये वो जगह है यहाँ पे हम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट नेवटेक के जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज सर्टिफिकेट है उसके कोर्सेज़ करवाते हैं जो टोटली फ्री हैं, जिसके कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते, और उस सर्टिफिकेट की नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पर वैल्यू बहुत ज़्यादा। कुछ सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाएंगे इस कॉलेज के बच्चे जहाँ ये तालीम हासिल करते हैं, तो साथ साथ उनके अंदर इंसानियत से मोहब्बत का दर्स भी दिया जाता है। सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का उनको ब्लड प्रोवाइड करती है, और ज़ाहिर है वो ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा किया जाता है। इस कॉलेज के कुछ बच्चों ने सुंदस फाउंडेशन का जो ब्लड कैंप था उसमें अपना ब्लड डोनेट किया। ऐसे ही कुछ बच्चों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। कुछ बच्चियों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, और भुट्टर साहब से जानते हैं कि वो किन को दिए जा रहे हैं। जी सर, ये वो बच्ची हैं डॉक्टर साहब जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमने फ्री ऑफ कास्ट कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाए हैं। ये नेवटेक अदारा है जो सर्टिफिकेशन देता है, और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह पर एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट्स हैं, और ये स्किल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कि स्टाफ मेंबर्स के साथ मीटिंग है, और मीटिंग के मनाज़र आप देख सकते हैं। कासिम भुट्टर साहब के लिए एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत ग़ुलाम नबी भारत साहब भी मौजूद हैं। वो उनके उस्ताद मोहतरम हैं, और एक उस्ताद शागिर्द के बारे में जो राय देता है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो ग़ुलाम नबी भारत साहब जो उस्ताद हैं कासिम भुट्टर साहब के, उनके तासरात लेते हैं। सर कहिएगा
جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے اچھے شاگرد دیے ہیں، اور ان میں سے قاسم بٹر جو ہیں بہت ہی خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ ہیں. یہ میرے آج سے 27 سال پہلے شاگرد بنے، اور تب سے لے کر اب تک میں ان کو ایک اچھے فرما بردار اور محبت کرنے والے شاگرد کے طور پر جانتا ہوں. عدیل ارشد ڈائریکٹر ایکڈیمکس ہیں اس کالج کے، کچھ تاثرات ان کے بھی. جی سر، قاسم صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ایک تو ہم پچھلے جو 20-22 سال سے ہم کلاس فیلوز بھی ہیں، اور یہاں پہ کلچر بھی جو دیا گیا ہے نا، ہمیشہ سے ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی کسی استاد کو نہ ہمیں کبھی امپلائی نہیں سمجھا. توقیر احمد صاحب وائس پرنسپل ہیں کالج کے، کچھ باتیں ان کی بھی. ایکچولی آج تو ہم یہاں پہ آفیشیل ڈسکشن پہ بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. سمجھے کہ میری والدہ اللہ بخشے مجھے کہا کرتی تھی کہ ہم تمہارے جو ہے نا میرے 6 بیٹے نہیں ہیں بلکہ 7 بیٹے ہیں، یعنی قاسم بھائی کو بھی وہ اپنے بیٹے کنسیڈر کرتے تھے، اور واقعی میں ایسے ہوا ہے. مسز سمر سے ملتے ہیں. جب سے یہ کالج بنا ہے تب سے وہ بٹر صاحب کے کالج میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، کچھ ویوز ان کے بھی. السلام علیکم جی. جیسے کہ سر نے بتایا آپ کو 2006 سے میں اس ادارے سے اٹیچ ہوں، تو ایک لمبا عرصہ 19 ایئرس کا آلموسٹ یہاں پہ اسپینڈ کیا ہے. تو ان دا بگننگ جب یہ ادارہ بنا تو یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے لائٹ ان دا ولڈرنیس، مطلب ایک ویران جگہ پہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا، یہ قاسم صاحب کی وجہ سے پاسبل ہوا. اور یہ ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی گرومنگ پرسنالٹی، ان کے انوویٹیو سٹائل نے ساری چیزوں کو کلیکٹیولی کمبائن کر کے رکھا. بٹر صاحب سامنے کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں. ایک موجودہ گورنر جو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں جی جی، اور آج کل میرا خیال KPK کے گورنر ہیں. اس تصویر کی کیا بیک گراؤنڈ اس کا؟ یہ پچھلے دنوں جو تھا نا، یہ گورنر ہاؤس KPK میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، سیمینار ہوا تھا، اور اس میں پورے پاکستان سے جن لوگوں نے بہترین خدمات سر انجام تھی ان کو بلایا گیا تھا. تو پنجاب سے یہ ایوارڈ کمیونٹی لیڈرشپ ایوارڈ جو تھا یہ مجھے ملا تھا. تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے بڑی آنر کی، عزت بخشی ہمارے پنجاب کو بھی، فیصل آباد کو بھی. خاص طور پہ میں تو ذکر کروں گا، وہاں میں نے اسپیچ پہ بھی ذکر کیا کہ فیصل آباد ہونے پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ لیڈرشپ ایوارڈ جو ہے یہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے فیصل آباد کے لیے. آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا تھا اور سب سے افسوسناک کون سا؟ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ جب بھی مجھے کوئی کامیابی ملتی تھی اور جا کر میں اپنی والدہ کو بتاتا تھا کہ میں کامیاب ہوں، تو وہ لمحہ جو اس وقت میری والدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی آتی تھی، وہ سب سے زیادہ کامیاب لمحہ ہوتا تھا، اور وہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ ہوتا تھا. اور سب سے افسوسناک لمحہ 28 رمضان المبارک 8 اپریل کو صبح 8:30 بجے جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. وہ سب سے ایسا لمحہ تھا کہ مجھے وہ میرے لیے قیامت تھا، ہے اور رہے گا. قاسم بٹر صاحب کے باغ پہنچے ہیں. یہ گارڈن یہ بڑا خوبصورت ہے، 2 ایکڑ پر مشتمل باغ جس میں بہت سے انواع و اقسام قسم کے پھل ہیں. آئیے کچھ پھل تو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھ گئے تھے یہ سبزی ہے، اس میں یہ پالک لگی ہوئی ہے، یہ میتھی ہے، کچن گارڈننگ کا جو ہے، یہ مولیاں ہیں، اور یہ والے جتنی مسمی ہے ساری چیزیں اس میں جو ہے نا، کنوا فروٹر ہے، آگے پھر امرود ہے، آم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے اگر چلے جائیں تو لگاٹ کے کچھ پودے لگے ہیں، پھر انجیر بھی لگائی ہے. کیا بات ہے، یہ تو بڑا مزیدار کام ہے. ہاں جی، لیمن کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ چکندر ہے. اچھا، ہاں جی، یہ چکندر ویری گڈ. یہ مولیاں، شلجم، میتھی وغیرہ سارا جو ہے یہ یہاں پہ کچن گارڈننگ کا یہ حصہ کیا ہے. ایکسیلنٹ، جتنا بھی ہے. کیا بات ہے. یہ کب سے آپ نے یہ خریدا تھا؟ ہاں جی، یہ 2022 میں خریدا تھا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے اس کو شوق ہے چونکہ ایگری ٹورزم کا، تو پھر اسی طریقے سے اس کو ہم نے، بڑوں کی وراثت ہے ہمارے، تو وہ اسی چیز کو ہم نے آگے پھر لے کے چلے ہیں. ابھی یہ پانی لگ رہا ہے آج باغ کو قدرتی طور پہ، تو یہ نہری پانی جو ہے یہ بھی چل رہا ہے.
बहुत खूबसूरत माहौल है जी, हकीकी देसी कल्चर, खेत हैं, हरियाली है, ये गन्ने की फसल है, ये बरसीन बीजा हुआ बोया हुआ है, जो इसे बरसन भी कहते हैं, बरसन भी कहते हैं, बरसीन भी कहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम है इसका। सरसों के फूल भी नज़र आ रहे हैं, ये बहता हुआ पानी है ये खाले का, और ये बाग, इसमें लगे हुए फल और सब्ज़ियाँ, ये माहौल अब खाल खाल ही नज़र आता है। शहरों के करीब करीब कम ही जगह रह गई हैं जहाँ एक ही जगह पे इतना कुछ नज़र आ जाए। ये इस बाग का ये अमरूद है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। खा के देखता हूँ मैं, ताज़ा फ्रेश बाग से तोड़ा हुआ अमरूद का ये फल जो है, ये उससे बहुत बेहतर टेस्ट होता है जो हमें बहुत दिनों के बाद मिलता है। और ट्रैक्टर ना हो ये तो हो नहीं सकता। आज कोशिश करेंगे ट्रैक्टर की सवारी करें, और मेरा ख्याल चला तो मैं नहीं सकूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं। अरे वाह 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 वाह, मैनू रख ले कलिंदर नाल, जी करदा चला मैं तेरे नाल, लम्मिया रूटां ते। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। बहुत अरसे बाद बचपन में कहीं ट्रैक्टर पे बैठे थे एक बार, उसके बाद आज कासम भुट्टर साहब की वजह से बैठ गए। वाह भुट्टर साहब ज़बरदस्त। बच्चों कैसा लग रहा है? वाह क्या बात, देहात की ज़िंदगी, ये शहर के बिल्कुल करीब देहात, जो शहर के अंदर ही देहात समझ लें। और यकीन करें इस वक्त जो साफ़ सुथरी खुली फ़ज़ा है, ये शहर में कहीं मुयस्सर नहीं। इतना मज़ा आ रहा है, ऊपर आसमान पे नीले नीले बादल, हल्के हल्के, खुली फ़ज़ा, दूर दूर तक कहीं कोई पोल्यूशन की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, पोल्यूशन जैसी। और थोड़ी थोड़ी खुनकी हवा में आ रही है, उसको हम सब एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। कासम भुट्टर साहब, आप वैसे कभी कभी चलाया करें ट्रैक्टर? कितना मैं चलाता हूँ, आते हैं? हाँ जी बिल्कुल चलाता हूँ। और जब ये बिजाई का होता है टाइम, गंदम की ख़ास तौर पे, तब जो है वो मैं आता हूँ और तब चलाता भी हूँ और बिजाई भी करते हैं गंदम की। क्योंकि ये टाइम सीज़न ख़त्म हो गया, अब कमाल का सीज़न होगा शुरू, तो फिर उसमें जो है वो इसको दोबारा मिल में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वाह क्या बात, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ है आपकी तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एग्री टूरिज़म एजुकेशन के साथ साथ ये हमारा चूँकि विरसा है, और हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें एग्रीकल्चर बहुत मैटर करती है, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि एग्रीकल्चर को का साथ छोड़ा ना जाए, इसको साथ लेके चलें। ये आदमी इस वक्त हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, आरफ भाई, वो भी ट्रक पे चढ़े हुए हैं, ट्रैक्टर पे चढ़े हुए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे। और वो जो हमारा कैमरा मैन है जो सब कुछ दिखा रहा है, वो भी ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ है। और ये बड़ा खूबसूरत सीन है, बहुत ज़बरदस्त मंज़र है। अब तो कभी कभी यहाँ चक्कर लगाया करेंगे और कासम भुट्टर साहब के ट्रैक्टर पे हम सैर किया करेंगे। वैसे सवारियाँ तो बड़ी बड़ी देखी होंगी, जहाज़ की, ट्रेन की, कारों की, बसों की, लेकिन ट्रैक्टर का अपना मज़ा है। क्यों जी? जी बिल्कुल, ट्रैक्टर का ये देखिए ना, इसके चारों टायर आपको दो फ्रंट वाले नज़र आ रहे हैं, और कोई सवारी गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसको टायर नज़र नहीं आ रहे होते हैं, बिल्कुल इसके दोनों टायर नज़र आ रहे हैं, फिर पूरा आपको ओपन व्यू नज़र आ रहा होता है। हाँ, सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, जब फोग या ज़्यादा सर्दी हो तो उस वक्त ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग ये काम परमानेंटली करते हैं उनके लिए ये मसला नहीं होता। और फिर जब बंदा काश्तकारी करता है, हल चलाता है, उसका भी तो अपना मज़ा होता है ना, अपनी ज़मीनें, अपना हल, अपना ट्रैक्टर। और सबसे मज़े की बात उसमें एक बड़ा अच्छा जो होता है, वो परिंदे जब पीछे अपना रिज़्क उठा रहे होते हैं और ज़मींदार आगे जो है वो हल चला रहा होता है, वो सबसे खूबसूरत नज़ारा वो होता है कि परिंदों की लाइन लगी होती है पीछे। बिल्कुल सही। आपने कभी गन्ना चूसा है? कहते गन्ना चूसना नहीं, गन्ना चूपना कहते हैं। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये हमारे भी खेत होते थे, कभी हम भी ऐसे गन्ने चूसते थे, बल्कि चूपते थे। आज तो भुट्टर साहब मज़े आ गए, कमाल है। ये सही कुदरत का हुस्न भी है, ये ज़िंदगी कमाल लाइफ है यार, बहुत खूबसूरत। आप यकीन करें बहुत अरसे बाद इतना एंजॉय किया है।
ये भुट्टर साहब के साथ प्रोग्राम याद रहेगा। भाई आपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और डायरेक्टर कॉलेजेस के दफ्तर में भुट्टर साहब को नुमाइंदगी करते देखा हुआ, कॉलेजों की, अपने कलीग्स की, लेकिन आज इनका ये रूप, देसी रूप, ये कभी कभी अवाम ने बिल्कुल नहीं देखा होगा इस तरह से। ये बिल्कुल एंजॉयिंग अ लॉट, बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी गुड। ये देसी कल्चर। लो जी हुन उतरिए जी। अब ये उतरना, ट्रैक्टर से उतरना भी कोई आसान नहीं होता। अभी देखते हैं जी भुट्टर साहब ज़रा ध्यान नाल। हो गया, वाह वाह, मैंने कहा था ना उतरना आसान नहीं है, सट लग गई मेरे। अब के आबाई गाँव के आबाई कब्रिस्तान पहुँचे हैं। यहाँ इनके आबा व अजदाद की कब्रें हैं। कुछ अर्सा पहले इनकी वालदा मुहतरमा इंतकाल कर गई थी, उनकी कब्र पर फातह खानी के लिए आए। वालदा साहब के साथ तो आपकी बहुत ही ज़्यादा सब, अभी तक आप इतना कि फौत हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए मेरा ख्याल, या साल के करीब हो गए। अप्रैल में फौत हुए थे, अप्रैल में। लेकिन अभी आप उसी निकल नहीं रहे उस ट्रांस से। माँ के बगैर डॉक्टर साहब ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। शायद कोई कमियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं हमसे, तो ये पता नहीं उन तक बातें पहुँचती हैं हमारी, तो दुआएं जो हैं उनकी वजह से ही हमारा सिलसिलाकार चलता है दुनिया का। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका साहब उनकी तरफ आए हैं, उनके स्कूल में। अय्याब स्कूल सिस्टम एंड पीएस कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है खालिद हयात कमोका साहब। यहाँ बड़े अहम शख्सियात को उन्होंने मदऊ कर रखा है, उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में मौजूद हैं हम। थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू जानते हैं कि वो सब दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं वो क्या ख्यालात, क्या तासरात देते हैं, क्या सोच है उनकी कासिम भुट्टर साहब के हवाले से। कासिम भुट्टर साहब मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में जब खलूस का फुकदान है, प्यार का फुकदान है, अच्छे दोस्तों का फुकदान है, और ऐसे वक्त में कासिम भुट्टर जैसा दोस्त होना, कासिम भुट्टर जैसा भाई होना, ये मेरे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। ये ना सिर्फ तलीम दोस्त शख्सियत हैं, बल्कि इसके अलावा जो फलाही काम है अपने इलाका के लिए और अपनी कम्यूनिटी के लिए, ये करके फ़ख्र महसूस करते हैं, और हमें भी अपने इस दोस्त पे बड़ा फ़ख्र और बड़ा मान है जी। बहुत शुक्रिया जी। कासिम भुट्टर साहब जो हैं, जिस तरह इन्होंने तलीम को ग्रास रूट लेवल पर से इसका बेड़ा उठाया हुआ है, इस तरह हमारी जो स्पोर्ट्स भी है, ख़ुसूसन ट्रेडिशनल गेम्स जो हैं, इसमें भी उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और खिलाड़ियों की तरबियत, तलीम और तरबियत के साथ साथ इन्होंने उनको भरपूर हर किस्म की हौसला अफजाई भी की है, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है स्पोर्ट्स के मैदानों में ये हर वक्त हाज़िर रहे हैं। तो हमें इन पे बड़ा फ़ख्र है कि जिस तरह इन्होंने तलीम को और स्पोर्ट्स को साथ साथ लेके चले हैं। हमारी दुआ है कि जिस तरह इनके शागिर्दों ने तलीम में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसी तरह इनकी सरपरस्ती में चलने वाले इस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में भी लोग इसी तरह इनका नाम रोशन करें। जी, कासिम भुट्टर से मेरा ताल्लुक़ जो है वो दो नोयत का है। एक तो ये कि वो मेरे शागिर्द रशीद रहे हैं गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में, एक खनंडरा सा लड़का, बहुत प्यारा सा लड़का, और जब वो फ़ारुक़ तहसील होने के बाद अमली मैदान में आए तो उन्होंने उसी मैदान को चुना जो उनके असातिज़ा ने चुना हुआ था। कासिम भुट्टर साहब मेरे बच्चों की तरह हैं। इनसे मेरी पहली मुलाकात डायरेक्टरेट में ही हुई थी। मैं चूँकि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर कॉलेजेस काम किया है, तो पहली दफ़ा जब इनसे मुलाकात हुई तो ये डायरेक्टरेट में बस घूम रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे इधर, मैंने इनको 2-3 दफ़ा देखा, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा हूँ और वो सही तरीके से करवाना चाहता हूँ। तो इससे इनकी सोच ज़ाहिर होती है कि ये हर काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। कासिम जो है ना मेरा भतीजा है, और मेरा बड़ा ही प्यारा सा बरखुरदार है। बड़ी माशाल्लाह इसकी तरक्की है। फैमिली के हिसाब से भी हमारी जो फैमिली है सारी अपनी भुट्टर फैमिली, उसमें भी इसका बड़ा ही अच्छा रोल रहा है। हमेशा जब भी कोई काम पड़ा है, जब भी कोई ख़ानदान में कोई काम हुआ है, तो ये बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेता है। और वैसे भी ये स्कूलिंग में तो आपको ज़ाहिर है पता है कि माशाल्लाह जिस तरह से इसने ओरिएंट को चलाया है, वो एक अपनी मिसाल आप है।
تو ہم تو میری پیاری فیملی فخر کرتی ہے قاسم پہ. اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے, کامیاب کرے. بھٹر صاحب, آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں کے بڑے خوبصورت ویوز ہیں, اختصار کے ساتھ بتائیے کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں دوستوں کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے, اور اینڈ میں ویورز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ڈوگر صاحب یہ میں کہوں گا کہ جتنے بھی دوست ہیں یہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہیں, اور یہ قیمتی سرمایہ ہیں. ان میں میرے ٹیچرز بھی ہیں, میرے خاندان سے بھی لوگ ہیں, اور ان سے بڑھ کے جو سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑا میسیج میرا ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی جائیداد ہے, ایک ایسی پراپرٹی ہے کہ اس پراپرٹی کا نعم البدل کوئی نہیں ہے, اور وہ پراپرٹی جو ہے ان کے والدین ہیں. اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت اور ان کی عزت جو ہے وہ کریں, اور جو دعا ایک ماں کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹکراتی ہے. تو کسی بھی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ اس کے قدم چومیں, اور قدم چوم کے آپ نکلیں. اللہ تعالیٰ سارے راستے جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے. اپنے باپ کی دعائیں لے کے نکلیں اور ہمیشہ ان کی خدمت جو ہے وہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, بہت خوبصورت دعا, بہت خوبصورت نصیحت کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ماں باپ کا احترام کریں, ان کی دعائیں لیں, وہی آپ کے سب سے بڑے پیر ہیں. یہ کہنا تھا قاسم بھٹر صاحب کا, جو پنجاب پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, 22 کتابوں کے مصنف ہیں, اور بہت نامور ماہر تعلیم ہیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے, امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.